व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पता ही एनएसओ का मतलब होता क्या है। एनएसओ का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम। तो बिल्कुल सही है, यही होता है, क्योंकि इसका काम ही यही होता है, क्या करना, नेशनल इनकम का क्या करना, डाटा कलेक्ट करके और नेशनल इनकम निकालने का काम कौन करता है? आपका एनएसओ करता है। ठीक है, ये तो आपको मैंने बताया भी था, ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हो रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन आसान है, आज कितने डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको बताना है कि चीज़ों को इम्प्लीमेंट जो आपने पढ़ा है किस तरीके से पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। कौन सा नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है? ठीक है, सबसे पहले प्रॉफिट नेशनल इनकम में ऐड होगा, बिल्कुल, कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो ऐड होगा। आपको बताना जो नहीं है, रेंट बिल्कुल होगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, जो इंडिया ने उधार ले रखा है अपने बजट को पूरा करने के लिए, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो नेशनल इनकम में ऐड नहीं होगा। ठीक है, वो घाटा है, तो आंसर भी क्या होगा? सी पार्ट विल बी योर आंसर। तो आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, हु हैड एस्टिमेटेड नेशनल इनकम इन इंडिया फर्स्ट। सबसे पहले नेशनल इनकम किसने निकाली थी इंडिया में? आरसी दत्त ने? बिल्कुल भी नहीं। दादा भाई नौरोजी, यही इसका आंसर है। और आपको बोलेगा कि बताइए जो साइंटिफिक तरीके से सबसे पहले किसने निकाली थी, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था, उसका आप मुझे कमेंट सेशन में एक बार आंसर बताना, कमेंट करके आंसर बताना। आप लोग एक्टिव कम होते हो, जो भी बच्चा पढ़ता है एटलीस्ट चीज़ों को रिवाइज कीजिए। पहले 15 क्वेश्चन मैंने करवाए थे, उसको अच्छे से देखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने कॉन्सेप्ट भी करवाए थे आपको। ठीक है, और जो बेसिक बच्चा पढ़ रखा है, जो मेरे से पढ़ रखा है, वो जीडीपी का चैप्टर देख के आएगा, फिर इसको करेगा, वो सारे क्वेश्चन ईजिली बना पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए गाइस। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंडियाज नेशनल इनकम। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो इंडिया की जो नेशनल इनकम के करेक्ट सही है? परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इज हायर देन सर्विस। तो आपको मैंने बताया था ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में क्या क्या आता है। जो भी आप हाथों से कुछ एग्रीकल्चर कर रहे हो प्राइमरी में, इंडस्ट्री वगैरह का सारा सेकेंडरी में, और सर्विस सारी टर्सरी में, और सबसे ज़्यादा जीडीपी में जो पार्टिसिपेशन है वो टर्सरी सेक्टर का है। ठीक है, एग्रीकल्चर का सबसे कम है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। परसेंटेज शेयर ऑफ सर्विस इज हायर देन इंडस्ट्री, जो परसेंटेज शेयर है आपके इंडस्ट्री सर्विस का वो इंडस्ट्री से हाई है, बिल्कुल सही बात है, कोई बात नहीं। परसेंटेज शेयर ऑफ सर्विस इज हायर देन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री पुट टुगेदर। तो इसमें बोल रहा है कि अगर मैं दोनों को मिला दूं तो सर्विस का शेयर दोनों से ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा ही है, क्योंकि आपको पता है कि सर्विस का अकेला शेयर 55% से ज़्यादा है लगभग, मैंने बताया था आपको। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अगर दोनों को मिला दो तो भी सर्विस का शेयर ज़्यादा है इंडिया में। ठीक है, चलिए नेशनल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, द डाटा कलेक्शन फॉर नेशनल इनकम एस्टिमेटेड इज कंडक्टेड इन इंडिया बाय आरबीआई, द फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनएसओ या नन। ऊपर अभी तो आपने किया एनएसओ, लोग इसमें फाइनेंस देख के फाइनेंस मिनिस्टर लगा के आ जाएंगे, तो एनएसओ करता है इसका डाटा। ठीक है, अभी क्वेश्चन ऊपर किया भी था हमने। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ एक बार मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, डेप्रिसिएशन किसके बराबर होता है? मैंने आपको बताया था ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कुछ भी हो, ये बराबर होता है, ये इसमें से अगर आप डेप्रिसिएशन निकाल दो तो ये बराबर आएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बराबर आएगा। अगर मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है, इसको इससे ले दो, इसको इधर लेके आ जाओ, तो जीडीपी में क्या हो जाएगा, इसको माइनस कर दो एनडीपी को, और ये डेप्रिसिएशन के बराबर आ जाएगा। ये आंसर होगा, देखो है कहीं जीडीपी माइनस एनडीपी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ये कॉन्सेप्ट मैंने 3 आपको पॉइंट बताए थे, किसी भी चीज़ का डिफरेंस आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अराइजिंग पर कैपिटा इनकम विल इंडिकेट अ बेटर वेलफेयर इफ इट इज़ अकम्पनीड बाय। बोल रहा है कि जो पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ती है देश की, तो वो इसमें क्या ऐसा कौन सा वेलफेयर जो बेटर माना जाएगा? बोल रहा है कि चेंज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन फेवर ऑफ पुअर। जो भी चेंज इनकम का हुआ है वो किसके फेवर में हो रहा है? पुअर को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। चेंज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन फेवर ऑफ इंडस्ट्रियल लेबर, जो इंडस्ट्रियल की लेबर है उसको फ़ायदा हो रहा है।
चेंज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन फेवर ऑफ रिच, तो ये तो बिल्कुल गलत है भाई, रिच ही रिच होते जाएंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। सबसे अच्छी बात है अगर आपका पुअर को भी अच्छा फ़ायदा मिलेगा तो मतलब एवरेज हो जाएगा, एवरेज होना ही सबसे अच्छी डेवलपमेंट कहा जाता है, ठीक है। अगर बोला जाए कि सबसे अच्छी डेवलपमेंट कौन सी है तो आंसर होगा कि अगर आपका हर एक एवरेज बंदे का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा अभी, क्वेश्चन नंबर 8 होगा ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बोला कि इनकम और कंजप्शन आर, क्या है ये, इनकम और कंजप्शन का कैसा रिलेशन है। तो डायरेक्ट रिलेशन मैंने बताया भी था कि अगर आदमी की इनकम बढ़ती है तो कंजप्शन डेफिनेटली बढ़ेगा, लेकिन एज़ कम्पेयर टू कंजप्शन से इनकम हमेशा ज़्यादा बढ़ती है, एज़ कम्पेयर टू कंजप्शन। ये कौन सा लॉ है मैंने ये भी आपको बताया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्या बोल रहा है, द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम ऑरिजिनेट्स इन द, सबसे ज़्यादा शेयर किसका है इंडिया की जीडीपी के अंदर, नेशनल इनकम के अंदर। तो आंसर है क्या प्राइमरी, क्या सेकेंडरी, क्या टर्शरी, क्या नन। तो आंसर है सेकेंडरी और टर्शरी का सबसे ज़्यादा है, जो मैंने आपको बता भी दिया था, ठीक है, सर्विस के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल इनकम। अभी ऊपर मैंने बता दिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट द मेन डिफरेंस, और ग्रॉस नेशनल, आगे क्या है आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, द मेन डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी और जीएनपी। मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या फ़र्क है। वही बात है कि ग्रॉस जीडीपी या नेशनल इनकम या जीडीपी दोनों में क्या फ़र्क है। तो फ़र्क किसका, देखिए मैंने आपको ये बेसिक में बात समझाई थी बहुत अच्छे से, मैं बता देता हूँ आपको। तो मैंने आपको समझाया था ना कि जीडीपी और नेशनल इनकम में क्या फ़र्क होता है, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेशनल में। जब बाहर की इनकम या जो जा रही है आ रही है, दोनों को भी अगर अब ओवरऑल निकाल के प्लस में जो भी हो रहा है ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम बन जाएगी। उसमें ये आएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ही मैंने यही समझाया था आपको, तो इसका आंसर भी यही होगा, दोनों में यही डिफरेंस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन गुड्स एंड सर्विस। इसमें कौन सा है जो इन्वेस्टमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। आपने कोई घर खरीदा, आपने मशीन खरीदी, आपने बिजनेस इंक्रीज़ किया, इन दोनों में तो सही है, क्योंकि बिजनेस बढ़ा रहे हो तो इंटरेस्ट बढ़ेगा, पैसा जो भी होगा नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। मशीन खरीदी, दुकान से खरीदोगे, कोई फैक्ट्री से आएगा इनपुट आउटपुट उसका भी इंक्लूड होगा। लेकिन आपने कोई घर खरीदा, ये पर्सनल काम करके खरीदा ना, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन हाईली डेवलप्ड कंट्री द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीडीपी। जो कंट्री हायर डेवलपमेंट होता जा रहा है उसके अंदर एग्रीकल्चर का रोल क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा या हाई होगा या लो होगा। तो आपको पता है जैसे जैसे कंट्री डेवलप करता है उसके अंदर एग्रीकल्चर का रोल कम होता जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 क्या बोल रहा है, वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट टेकन इनटू अकाउंट। तो जब नेशनल इनकम निकाली जाती है इसमें से कौन सी चीज़ ऐड नहीं की जाती। सर्विस ऑफ अ डॉक्टर, बिल्कुल डॉक्टर की सर्विस का इनकम मिलता है वो नेशनल इनकम में आता है सैलरी के अकॉर्डिंग। सर्विस ऑफ हाउस वाइफ, सर्विस ऑफ टीचर, सर्वेंट, इन सबको सैलरी मिलती है लेकिन इसको सैलरी नहीं मिलती, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर इनइक्वालिटीज इन इनकम। सबसे मेन रीज़न क्या है कि इनकम के अंदर इनइक्वालिटी है, मतलब एक इनकम बहुत ज़्यादा है कि बहुत कम है, तो उसका मतलब है कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। देखो आप सबको या अंबानी अडानी के पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनके पास पहले ही ख़ानदानी पैसा है, अभी उसके आगे जो भी उनके बच्चे वगैरह हो रहे हैं उनके पास भी ऑलरेडी बहुत पैसा है, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि पैसा ही पैसे को बनाता है। और जो एक बिल्कुल पुअर फैमिली में पैदा हुआ उसमें से कुछ लोग ही उठकर आगे आते हैं, अदरवाइज़ उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती हैं, और ये सबसे बड़ा रीज़न भी है इनकम के अंदर इनइक्वालिटी आने का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। प्रोडक्ट मेथड मैंने बताया था,
इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, ये तो मैं आपको करवा चुका हूँ, इसका आंसर आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। लास्ट का भी आंसर यही था, ठीक है। इसी का आंसर चल लगवा देता हूँ, वैल्यू एडेड मेथड। तो ये आसान क्वेश्चन है, पहले भी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किसको बोला जाता है, नेशनल इनकम किसको बोला जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट को, या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को, या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को। तो आंसर होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल इनकम वो होगी ना जो बाहर से आ रही है जा रही है, उसको मिला के फिर तो नेट बनाओगे। ग्रॉस क्या हो गया कि इंडिया के अंदर पैसा बाहर सारा ऐड कर दो, और नेट बनाने का मतलब कि अब्रॉड से जो कम ज़्यादा हुआ उसको कम ज़्यादा करके जो बनेगी नेट, वो है इंडिया की नेशनल इनकम, वो है इंडिया की नेशनल इनकम। तो आंसर भी यही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए गाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि डिफ़िकल्टी फेस इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालते टाइम कौन सी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। बोला डबल काउंटिंग हो जाती है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। नॉन एबिलिटी ऑफ रिलायबल इंफॉर्मेशन, जो सही इन्फॉर्मेशन है वो उनके पास नहीं होती। आप लोग कुछ पैसा कमा रहे हो, डायरेक्टली लेबर ले रहे हो, पैसा ले रहे हो, आप कहीं अकाउंट में जमा नहीं करवा रहे हो, सीधा दुकान पे खा रहे हो, तो आपका मतलब जो डाटा है वो पूरा इनकम सैलरी का हिसाब गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहा। तो इस तरीके से वो आपका नेशनल इनकम भी बिल्कुल सही से नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए तो गवर्नमेंट ने सरकारी बैंक क्यों खोले हुए हैं, ताकि आप बैंक में पैसा जमा करवाओ, वहाँ से निकाल के लाओ, उनके पास डाटा का पूरा हिसाब आ जाए, कितना पैसा किसके पास कहाँ कहाँ जा रहा है। तो यही इसका आंसर भी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, द हाइपोथेसिस दैट रैपिड ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम विल बी एसोसिएटेड विद द रिड्यूस इन पॉवर्टी इज कॉल्ड। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा देखो। बोल रहा है कि ये एक गलत धारणा है, मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है वैसे। बेसिकली एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है जो बोला गया है, किसके अंदर, पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ता है, एकदम से इंक्रीज होता है, तो उससे क्या फ़ायदा होता है। देखो पर कैपिटा इनकम जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ लग जाएंगी, जीडीपी मतलब रिच लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ होगा, लेकिन वो हर एक को फ़ायदा नहीं होगा। रिच बहुत रिच होते चले जाएंगे और पुअर होते जाएंगे। ये ज़्यादातर होता है आपका कैपिटलिस्ट इकॉनमी के अंदर, ठीक है, जिसमें प्राइवेट का होल्ड होता है, उस केस में होता है ये। इसमें एक छोटा सा टर्म यूज़ किया था, इस टर्म का नाम है ट्रिकल डाउन हाइपोथेसिस। इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो आपका कैपिटलिस्ट इकॉनमी के अंदर एक बात बोली गई कि ऐसे जो आपका ऐसे ज़्यादातर ऐसे आपका ग्रोथ होता है, मतलब नीचे वाले लोग ज़्यादातर इस परसेंटेज में होते हैं, टॉप में कुछ ही लोग होते हैं। यहाँ पे ये बोला जाता है कि एक दिन ऐसा आएगा, अगर ये लोग सब ग्रोथ करते हैं एकदम से बहुत ज़्यादा, इसका बेनिफिट सबको मिलेगा, नीचे तक सबको मिलेगा। इसको बोलते हैं ट्रिकल डाउन हाइपोथेसिस, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन गाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन होल्ड ट्रू, इसमें कौन सा रिलेशन है जो हमेशा सही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस ऑलवेज होल्ड ट्रू। क्या सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है, ऐसा कुछ नहीं है, आप सारी सेविंग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो। क्या इनकम बराबर होगी कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के, ऐसा भी नहीं है। क्या इनकम बराबर होगी, फिलहाल कुछ हद तक तो ये ठीक है, लेकिन अगला ऑप्शन देखिए, इनकम बराबर होगी जितना आपने खर्चे करे और जो आपकी सेविंग, यही तो होती है सही में। अगर हम जनरल बात करें यही होता है, आपकी इनकम है, आपने कुछ खर्चा कर दिया, कुछ बचा लिया, यही होता है। इन्वेस्टमेंट सारे लोग थोड़ी करते हैं, तो सही इनकम का सोर्स यही होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कौन सी होती है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपका ऑलवेज मोर देन पर्सनल इनकम, ऐसा नहीं होता, याद रखना आगे से। डिस्पोजेबल इनकम होती है कि आपकी इनकम में से डायरेक्ट टैक्स जो कटे वो निकाल के बच जाती है, उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। दूसरा ऑलवेज इक्वल टू पर्सनल इनकम, इक्वल टू द पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आगे से याद रखना डिस्पोजेबल इनकम कौन सी होती है, जब आप डायरेक्ट टैक्स निकाल देते हो जो बची हुई इनकम, उसको बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेटर मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सीधी सी बात है पर कैपिटा इनकम, ये तो बहुत बार करवा दिया मैंने आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी, जब आप जीडीपी निकालते हो
इनकम जनरेटेड बाय फॉरेनर्स इन अ कंट्री, जो बाहर के लोगों द्वारा पैसा कमाया गया हमारी कंट्री के अंदर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हमारी कंट्री के अंदर, क्या इसको ऐड किया जाएगा? तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। मैंने बताया था आपको कि जीडीपी के अंदर वो सब कुछ इंक्लूड होगा जो हमारे देश के अंदर पैसा बना है, जो भी प्रोडक्शन हुआ है। बोल रहे कि अगर हम जीडीपी को कैलकुलेट करें तो इनकम, जो नेशनल इनकम है जो आउटसाइड द कंट्री कमाई गई है, क्या उसको इंक्लूड करोगे आप? अगर आपने इंडिया के बाहर पैसा कमाया वो ऐड कर लिया तो वो नेशनल इनकम ऐड होगा, ना कि जीडीपी में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होना चाहिए। चलिए हम बढ़ते हैं एक बार ऑप्शन की तरफ। तो ओनली फर्स्ट इसका सही होगा, तो आंसर भी फर्स्ट ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द राइट वंस। बोल रहा है कि पर्सनल इनकम रेफर टू द इनकम ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री। जो पर्सनल इनकम होती है वो इंडिया के अंदर जो इंडिविजुअल इनकम उसको रेफर करती है, तो बिल्कुल सही बात है। द इनकम एट देयर डिस्पोजल आफ्टर पेइंग डायरेक्ट टैक्स इज कॉल्ड डिस्पोजल इनकम। ये अभी आपने ऊपर पढ़ा, ये भी सही है और ये भी सही है। इसका मतलब दोनों सही आंसर है, इसमें बहुत आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए गाइज, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग आपका नेशनल इनकम को एडजस्ट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए, मैंने समझाया था जीडीपी में। एक रियल इनकम, एक नॉमिनल इनकम, दोनों का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से करवाया था। ठीक है, करंट अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से चलोगे उसको, तो रियल इनकम के अकॉर्डिंग उसको बोला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइज, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है सही स्टेटमेंट कौन सा है। टैक्सेस आर नॉट इंक्लूडेड इन नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो गलत बात है क्योंकि टैक्स तो इंक्लूड होते हैं। अगला देखिए, ट्रांसफ़र पेमेंट आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, तो बिल्कुल जो पेमेंट ट्रांसफ़र की जाती है वो इंक्लूड नहीं होती। डेप्रिसिएशन अलाउंसेस इज़ अ पार्ट ऑफ जीडीपी, तो बिल्कुल सही था। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जब डोमेस्टिक इसमें डेप्रिसिएशन ऐड होता है तभी तो आपका नेट आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है व्हाट बेस ईयर इज यूज टू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम। तो बेस ईयर कौन सा? आपको भी बताया था मैंने, 2011-12 इसका बेस ईयर है, ये तो सबको पता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। एज पर द CSO, जिसको अभी NSO कर दिया गया, पहले सेंट्रल था अब नेशनल कर दिया है। क्लासिफिकेशंस विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल में कौन नहीं आता? कंस्ट्रक्शन बिल्कुल आती है, माइनिंग बिल्कुल आती है, जहाँ पे मशीन का इस्तेमाल होगा वो आएगा। मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल आती है, फिशरी नहीं आती, ये प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है एग्रीकल्चर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू द नेशनल इनकम बाय कैलकुलेटिंग पर्सनल इनकम। तो अभी मैंने बताया भी था, ये तो किसी में ऐड ही नहीं होता। अच्छा, ट्रांसफ़र पेमेंट टू इंडिविजुअल, यही तो आंसर है, क्योंकि इंडिविजुअल में जो पेमेंट ट्रांसफ़र होता है ना वो नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होता। जो ट्रांसफ़र पर्सनल इनकम इंक्लूड है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई भाई या कोई भी बाहर फॉरेन में काम कर रहा है, वो पैसे मुझे। चलिएगा इस क्वेश्चन नंबर 10 देखें। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि फैक्टर कॉस्ट अगर मार्केट प्राइस से ज़्यादा हो जाए, मतलब बनाने में खर्चा बेचने में जो पैसा उससे ज़्यादा हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपकी सब्सिडी क्या होगी? ज़्यादा होगी इनडायरेक्ट टैक्सेस से। आपकी सब्सिडी क्या होगी? ज़्यादा होगी, मतलब कस्टमर को फ़ायदा ज़्यादा हो गया आपसे। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। अ ग्रोइंग कंट्री इज़ वन हुज, एक किस कंट्री को ग्रोइंग बोला जाएगा? देखिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज़ राइजिंग एट अ करंट प्राइस या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज़ राइजिंग एट कांस्टेंट प्राइस। कौन सी कंट्री होगी जिसका देखो GNP बढ़ेगा लेकिन कांस्टेंट प्राइस के ऊपर? तो ये ज़्यादा बेटर होगा, खर्चे कम हो जाएंगे। कांस्टेंट प्राइस, अगर प्राइस भी बढ़ता जाएगा तो उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, मतलब आपकी इनकम तो बढ़ रही है लेकिन कांस्टेंट प्राइस के ऊपर, तो ये ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, मतलब खर्चे कम हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? मिक्स्ड इनकम बिल्कुल है, ऑपरेटिंग सरप्लस बिल्कुल है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये नेट फैक्टर मतलब जो इनकम बाहर की जो इनकम आई, तो इससे मेरा नेशनल इनकम बन जाता है, ना कि
जीडीपी बनता है, डोमेस्टिक बनता है, तो आंसर होगा सी। आसान सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज डिक्रीजिंग, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्रीज होता जाए कंट्री इकोनॉमीज के अंदर, देन व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, तो इससे क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है? द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ कंट्री इज स्टॉप, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एग्रीकल्चर का रोल जितना कम होता जाएगा वो ज़्यादा कंट्री डेवलप होती जाती है। द कंट्री इज मूविंग टूवर्ड्स बिकमिंग डेवलपिंग नेशन, द कंट्री इज ग्रोइंग एट द डायरेक्शन ऑफ बीइंग अ डेवलप्ड नेशन, तो ये सही है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री में क्या होता है, डेवलपिंग के अंदर क्या होता है, एग्रीकल्चर का रोल होता है, लेकिन जब बिल्कुल कम होना स्टार्ट हो जाए इसका मतलब नेशन क्या हो रहा है, डेवलप्ड हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं आज की क्लास का। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कमोडिटी सर्विस मेथड इज अनदर नेम ऑफ, तो इसका याद कर लेना वैल्यू एडेड मेथड, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया वैल्यू एडेड वाला। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, आपको मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। और आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इससे अपनी इम्प्रूवमेंट कर सके और कॉम्पिटिटिव में अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में कंपटीशन का लेवल अच्छा हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट सीख पाएँ। कॉन्सेप्ट के पीछे सिर्फ 10% लोग जाते हैं, हाउ टू गेट 90% मार्क्स, हाउ टू गेट 95% मार्क्स, इसमें तो सारे जाएंगे देखने, ऐसा थोड़ी होता है। मैं आपको बोल दूंगा कि 100 में से 99 नंबर आ जाएंगे, इसको करो, ऐसा थोड़ी होता है। आप अपना जितना मेहनत करोगे उसके रिजल्ट वही आएगा, जितना मेहनत करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे, उसकी एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, उतना ही रिजल्ट अपने आप आएगा। आपको रिजल्ट के पीछे नहीं भागना है, अगर रिजल्ट के पीछे भागोगे तो कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट अपने आप आता है, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस अच्छी करिए, इस तरीके से पढ़िए कि आपसे बेटर किसी ने नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर आपकी सिलेक्शन नहीं होगी किसी की सिलेक्शन नहीं होगी, ये सबसे अच्छा थॉट होता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सोच के चलिए कि आप जो पढ़ रहे हो और आप जितनी मेहनत कर रहे हो इससे ज़्यादा आपसे किसी ने नहीं की। अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ तो किसी का भी अच्छा नहीं होगा, सिलेक्शन तो आपकी होगी। इस तरीके से पढ़ाई करनी है। हाउ टू गेट 90% मार्क्स वाले वो तो छोड़ दो, उनकी खुद की सिलेक्शन भी नहीं होती, जो ऐसे आपको स्ट्रेटेजी बताते हैं ना, हाउ टू गेट 90+ मार्क्स इन 10 डेज, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर आपका बेस अच्छा है, आप पहले ही 4-5 साल से एजुकेशन फील्ड में हो, तब आप 15-20 दिन में कर सकते हो। अदरवाइज जो लोग बताते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। बाकी नेक्स्ट कौन से चैप्टर के ऊपर MCQs लेके आए इसके लिए भी आप हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।